हमारा टॉपिक है आज का सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। ठीक है, इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ब्रेकिंग कर दी सेक्शन की। नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट और इशू मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू has been directly and substantially in a former suit between the same parties litigating same title in a court competent to try a subsequent suit and has been heard and finally decided। ठीक है, अब हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड में हम देखेंगे कि एक्स पार्टी डिग्री, कंसेंट डिग्री, अबेटेड सूट, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर और अपील, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारा सेक्शन 11 ये है। अगर हम सेक्शन 11 की बे रीडिंग करें, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। ठीक है, सेक्शन 11 है। फिर फर्दर इसकी कुछ 8 एक्सप्लेनेशंस हैं, वो हम जैसे जैसे हम सेक्शन पढ़ेंगे तब देख करते जाएंगे। अभी हमने मेन सेक्शन 11 को हम पढ़ रहे हैं, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे है नो कोर्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोर्ट की बात हो रही है। तो बार इज नॉट imposing on the party that you shall not file a suit, rather bar is on court that no court shall try any suit। ठीक है, अब ये जो बार है ना, ये इंटरव्यू में आकर पूछ सकते हैं कि बार पार्टीज पे है या कोर्ट पे है। ठीक है, तो पार्टीज के लिए कोई वो नहीं है, कोर्ट जो पार्टीज हैं वो डाल सकती हैं। ठीक है, जो पार्टीज हैं वो सूट डाल सकती हैं, पर जो बार है वो कोर्ट पे है। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट, मतलब कोर्ट के पास पावर नहीं है, पार्टी को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, पार्टी जितनी बार मर्जी सूट डालते रहे। यहाँ पे जो बार है वो बार जो है कोर्ट पे बार है, नो कोर्ट शैल ट्राई। ठीक है, नो कोर्ट, कोर्ट के पास है कि कोर्ट नहीं कर सकती, पार्टीज डाल रही है उनकी मर्जी, डाली जाए कोई बात नहीं, कोर्ट कम्पिटेंट नहीं है आगे फर्दर सूट डालने के लिए, उसको दोबारा डिसाइड करने के लिए जो एक बार डिसाइड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे बार है ऑन कोर्ट है। ठीक है, वर्ड है नो कोर्ट शैल ट्राई। अब ट्राई का क्या मतलब हुआ, अगर हम ट्राई की बात करें, ट्राई का क्या मतलब होगा? हैं? नहीं नहीं नहीं, कोशिश वाला कोशिश नहीं है, ये है मीन्स टू टेक्स एविडेंस ऑन मेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स ऑफ द केस। ट्राई का मतलब होता है कि वो मेरिट्स पे एविडेंस नहीं ले सकते। ठीक है, पहले सूट डलता है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट आती है, प्लेंट आती है, फिर रिटर्न स्टेटमेंट आती है। ठीक है, फिर एविडेंस लिए जाते हैं, पार्टीज को हियरिंग की जाती है, दोनों पार्टीज को। वो जो सारा है ना ऑन मेरिट्स जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, ऑन मेरिट्स नहीं होगा। ट्राई का मतलब है मेरिट पे नहीं डिसाइड होगा। ठीक है, मतलब केस चल सकता है पर वो ऑन मेरिट्स डिसाइड नहीं होगा, एविडेंस लेके डिसाइड नहीं किया जाएगा। केस आ गया, पहले किसी ने डाल दिया दूसरी पार्टी ने, फिर उस पर पहले ये डिसाइड होगा कि रेस जुडिकाटा चलती कि नहीं चलती। अगर रेस जुडिकाटा की तो रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल अप्लाई हो गया, फिर तो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं उसको ट्राई करने के लिए। ठीक है, और अगर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, उसके प्रिंसिपल फॉलो नहीं होंगे, फिर वो आगे फर्दर एविडेंस उस पर लिए जाएंगे।
ठीक है, पहले ये डिसाइड होगा कि जो है रेस जुडिकाटा जो है वो एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। अगर कोर्ट आगे स्टार्टिंग में पार्टी ने केस कर दिया, ठीक है, सपोज ए ने बी पे सूट डाल दिया, अब बी ने प्ली ले ली जी, ये तो जो सूट है ये तो पहले भी डिसाइड हो चुका है, ठीक है, तो अब पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि ये सूट जो है पहले डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ। अगर डिसाइड हो गया है तो फिर क्या कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट ही नहीं है उसको आगे चलाने के लिए, और मेरिट्स डिसाइड करने के लिए कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट और इशू। अब हम ये समझते हैं कि सूट और इशू का क्या मतलब है। सपोज ए ने बी पे केस कर दिया, ठीक है, सूट कर दिया, ये सूट 1 है, और फिर है सूट 2 जिसमें बी ने ए पे केस कर दिया। अब इसमें कुछ इश्यूज हैं, जैसे इशू 1, इशू 2, इशू 3, इशू 4, ठीक है, 1 2 3 4, और इस केस में भी कुछ इशू हैं, 1 3 4, और जो 2 वाला इशू है ये सेम है दोनों में। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट और इशू, इसका मतलब है कि अब जो बाकी जो है वो तो चल जाएंगे, जो ये इशू नंबर 2 है ये क्योंकि सेम है, दोनों में सेम है, तो इस पे रेसिड्यूटी काटा लगेगी सिर्फ इशू 2 पे, बाकियों पर रेसिड्यूटी काटा नहीं होगी। ठीक है, एक पहला सूट जो है ए ने बी पे किया हुआ है और दूसरा जो है सूट वो बी ने ए पे कर दिया है। अब इन दोनों में एक इशू जो है, इसमें भी 4 इशू थे, सूट 1 में भी और सूट 2 में भी 4 इशू थे, पर जो इशू नंबर 2 था वो दोनों में सेम है, पहले सूट में भी सेम है दूसरे में भी सेम है। इश्यूज हमें पता ना, हमने इश्यूज समझे थे, इश्यूज क्या होते हैं, जो मेन मुद्दे हैं, फैक्ट है जो, ठीक है, इसमें भी सेम है उसमें भी सेम है, दोनों जगह सेम है, और जो पहले सूट 1 में डिसाइड हो चुका है 2 नंबर, तो अब अगर यहाँ पे भी सेम है तो इस पर रेजिड्यूटी काटा लग जाएगी। अगर तो ये पेंडिंग है, सूट 1 पेंडिंग है, तो फिर क्या लग जाएगा, रेस्ट सब जुडाइज लग जाएगी फिर, अगर पेंडिंग है तो। अगर डिसाइड हो चुका है पहला, ठीक है, तो क्या है 2 नंबर जो है इस पे अब इस इशू पे रेजिड्यूटी काटा लगेगी। जो रेजिड्यूटी काटा ना वो सूट पे भी लगती है और इशू पे भी लगती है। ठीक है, नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट और इशू। अब इसमें इशू सेम है तो क्या होगा, ये जो है सिर्फ 2 इशू जो है इस पे केस जो है रेजिड्यूटी काटा लग जाएगी, और जो सेकंड इशू है इसमें इशू नंबर 1 भी सुना जाएगा, इशू नंबर 3 भी सुना जाएगा, इशू नंबर 4 भी सुना जाएगा, और सिर्फ 2 जो है इस पे रेजिड्यूटी काटा लग जाएगी। ठीक है, इसको नहीं सुना जाएगा, बाकी 1 3 और 4 को आगे डिसाइड किया जाएगा। अब और सिचुएशन सोचो तुम, ये सूट 1 है और ये सूट 2 है, इसमें 4 इशू थे, इसमें भी 4 थे, और चारों सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो अब रेजिड्यूटी काटा क्या है, पूरे सूट पे ही रेजिड्यूटी काटा लग जाएगी क्योंकि सारे सेम है, पहले डिसाइड हो चुका है, नहीं तो कोई एंड ही नहीं है लिटिगेशन की। तो यहाँ पे ए ने बी पे केस किया था, फिर बी ने ए पे कर दिया, ठीक है, ए पे बी पे हुआ, अब इसमें ए जीत गया तो बी ने ए पे कर दिया। अब हो सकता है अगर इस पे कोई रेजिड्यूटी काटा का प्रिंसिपल ना हो तो हो सकता है कि अब यहाँ पे बी जीत जाए तो फिर दोबारा तीसरा ए फिर बी पे कर दे, फिर बी ए पे कर दे, मतलब ये तो एक एंडलेस प्रोसेस हो गया ना, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जो चीज़ पहले डिसाइड हो चुकी है उस पर रेजिड्यूटी काटा लगा दो, उसको बार बार सुनने का फायदा क्या, मतलब क्या उसको सुनने का, फिर तो कभी एंड ही नहीं होगा लिटिगेशन का। ठीक है, रेजिड्यूटी काटा का मेन प्रिंसिपल समझ रहे हो आप?
ठीक है, कि अगर एक बार जो चीज़ डिसाइड हो चुकी है उसको बार बार क्यों सुनना। ठीक है, लॉजिकली अगर हम एक मतलब लेमैन में भी समझें उसको, सिंपल में भी इसका लॉजिक समझें, तो सिंपल सा लॉजिक है, एक बार जो चीज़ डिसाइड हो गई है उसको बार बार क्यों सुनना। खत्म करो ना उस एक चीज़ को जो हो चुकी है। अगर तो एक इशू जो है पहले सुन चुका था पर पूरा सूट बाकी अलग था, इशू सेम था, एक हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, हो सकता है थ्री भी सेम हो, तो टू और थ्री पे रेजिडिटी कटा लग जाएगी, वन और फोर पे रेजिडिटी कटा नहीं लगेगी, जो अलग अलग है इस पर रेजिडिटी कटा नहीं लगेगी दूसरे सूट पे। ठीक है, तो समझ आ गया सूट और इशू का मतलब, समझ आ गया आपको। इशू का मतलब क्या होता है, सूट का क्या मतलब होता है। ठीक है, इस पर लिख लो। इफ ऑल द इश्यूज आर सेम इन सब्सिक्वेंट and former suit, then the whole suit is barred under the principle of res judicata. But if some issues are new, then all is not barred, only those issues are barred which are decided, but those issues are not barred which are not yet decided in previous suit, or those are new. ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज और समझते हैं, बिटवीन दी सेम पार्टीज। ठीक है, बिटवीन दी सेम पार्टीज, इसका क्या मतलब हुआ बिटवीन दी सेम पार्टीज। सूट वन है ए एंड बी के बीच में, सूट टू है बी और ए के बीच में, तो सेम पार्टीज होगी, बिटवीन द सेम पार्टीज है। ठीक है, फॉर्मल सूट जो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल है इसका, नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट और इशू मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन ए फॉर्मल सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। ठीक है, अभी ये चीज़ें हम अभी नहीं समझ रहे, ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं बिटवीन दी सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टीज लिटिगेटिंग सेम टाइटल, इस चीज़ों को समझते हैं, बिटवीन द सेम पार्टीज और लिटिगेटिंग सेम टाइटल, इसको समझते हैं हम अभी। तो यहाँ पे क्या सेम बिटवीन सेम पार्टीज होगी, ए और बी, बी और ए सेम पार्टीज हैं, तो क्या होगा, रेस जुडिकाटा जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, रेस जुडिकाटा लग जाएगा, सेम पार्टीज हैं। ठीक है, अब दूसरा हम समझते हैं, सूट वन जो था ए और बी ने मिलके किया था सी पे। ठीक है, अब सूट टू है
ए ने बी पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, पार्टीज सेम है, पार्टीज आर नॉट सेम, ठीक है। नो रेस जुडिकाटा अप्लाइज, ठीक है। प्रेजेंट सूट इज नॉट बिटवीन द सेम पार्टीज, ठीक है। यहाँ पे पार्टीज जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे पार्टीज अलग अलग हो चुकी हैं। अब सपोज कोई मकान है, ठीक है, इसमें ए फाइल्स अ सूट फॉर द पोजेशन ऑफ हाउस एंड he succeeded after that A sold the house to C. After that B files a suit for possession of house, ठीक है। अब बी ने सी पे केस कर दिया पोजेशन के लिए, ये सूट 1 है और ये सूट 2 है। तो अब यहाँ पे क्या है, बी बार होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? हम्म इशू क्या बदल गया? पोजेशन था इशू पहले में, दूसरे में भी था। यहाँ समझो, नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट और इशू मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन ए फॉर्मल सूट बिटवीन द सेम पार्टीज लिटिगेटिंग सेम टाइटल। लिटिगेटिंग सेम टाइटल का क्या मतलब है? हाँ, इस केस में जो है ना, in this case B is barred under res judicata heard always does not mean actually heard if the opportunity given to the party for hearing but did not come to the court still it assume that party is heard। देखो, उस सब में माना जाएगा, ए ने बी पे कर दिया केस, यहाँ पे ए के फेवर में हो गया, सूट 1 है,
यहाँ पे ए के फेवर में हो गया। ठीक है, अब बी ए पे नहीं कर सकता। ठीक है, अब सपोज बी की डेथ हो गई है और पे बी जिस ग्राउंड पे बी पोजेशन मांग रहा था, ठीक है, जिस ग्राउंड पे बी मांग रहा था, अब हो सकता है बी के लीगल हेयर्स जो हैं, एलआर्स हैं जो, ठीक है, एलआर्स जो हैं, अब वो केस कर रहे ए पे, तो ये भी नहीं केस कर सकते ए पे, उस ग्राउंड पे, सेम ग्राउंड पे। इन पे भी बार्ड है, लिटिगेटिंग द सेम टाइटल, ये भी बार्ड है। ठीक है, जो ए के एलआर्स हैं और बी के एलआर्स हैं, ये दोनों भी बार्ड होंगे अगर सेम ग्राउंड पे मांग रहे हैं। सपोज ए ने बी पे केस कर दिया कि ये जो मकान है, ये जो हाउस का जो पोजेशन है वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे फादर जो थे उसने मेरे नाम पे कर दिया था, मकान कर दिया था। उसमें ए जो है ये जीत गया, विन कर गया। अब ना तो, या आधा मिल गया, कुछ भी हो गया ना, तो जो बी के एल आर हैं, बी के एल आर जो हैं वो ए पे केस कर सकते हैं सेम चीज़ को लेके। ठीक है, ना ही, अब सपोज ए को मिल गया, ए मर गया और ए के एल आर जो है उन्होंने वो मकान का पोजेशन ले लिया, अब उसमें ए के जो एल आर हैं, बी उन पे भी केस नहीं कर सकता, बी ए के एल आर पे भी केस नहीं कर सकता। वो सेम चीज़ है ना, लिटिगेटिंग द सेम टाइटल को लेके कर रहे हैं ना। नहीं समझ आ रहा? सर कहते पहले ए बी ने दोनों तो केस किया पोजेशन के लिए, दोनों भाई है, भाई सपोज और दोनों भाई थे। पोजेशन डिसाइड हो गई कि किसके पास जो है हाँ, राइट है। ए ने बी पे केस किया और ए के फेवर में आ गया, ए विन कर गया। ठीक है, मकान को लेके कि ये जो मेरे फादर थे इन्होंने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम पे कर दी है सारी, विल के। अब ना तो ए के एल पे, अब पोजेशन ए के पास आ गया, उसके एल पे भी बी नहीं कर सकता, बी के एल भी इस पे नहीं कर सकते, बी भी नहीं कर सकता ए के एल पे, बी ए पे तो कर ही नहीं सकता। सर जो नया मुद्दा कुछ आ गया, मतलब हाँ, रेंट का रखा है, रेंट बी में मतलब दोनों डिसाइड हो गया, बाकी ब्रदर को रेंट का रख लेता, वो वो उस लीगल पर में अभी हमने जाएगा। करना है, उसको भी मत समझो, वो भी हमने करना है। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू वो हमने भी करना है टॉपिक को, उसको मतलब ये इतना समझो सिर्फ अभी, सेम टाइटल को समझो, भी टाइटल की बात करो। ठीक है, वो जो आपका क्वेश्चन है ना वो उस पर है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू, वो अलग चीज़ है, उस पर मेन टॉपिक ही वो है। अभी तो हम इजी वाले इसमें चीज़ें समझ रहे हैं, इतना समझो अभी। ठीक है, टाइटल का मतलब समझ गए हो? चाहे तो ए ने बी पे अगर केस कर दिया है, सूट कर दिया, तो ना तो बी ए पे कर सकता है दोबारा, ठीक है, सेम चीज़ को लेके, ना बी के एल कर सकते हैं ए पे, ठीक है, ना बी ए के एल पे कर सकता है। ठीक है, बी के एल ए पे भी नहीं, बी ए पे भी नहीं कर सकता, बी के एल ए पे भी नहीं कर सकते, बी ए के एल पे भी नहीं कर सकता। ठीक है, बी के एल ए के एल पे भी नहीं कर सकते। ये सब सेम टाइटल हो जाएंगे, सारे सेम टाइटल है, लिटिगेटिंग द सेम टाइटल, सारे उसी चीज़ पे कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी डायरेक्टली खुद भी है, बिटवीन द सेम पार्टीज ही, ये सारी सेम पार्टीज ही हैं, इन सबको सेम ही माना जाएगा। ए ने बी पे कर दिया, बी ए पे दोबारा नहीं कर सकता, रेसिडिटी कट लग जाएगी। बी के एल ए पे नहीं कर सकते, ठीक है, बी ए के एल पे भी नहीं कर सकता, बी के एल ए के एल पे भी नहीं कर सकते। ये सारी सेम लिटिगेटिंग द सेम टाइटल है, सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टीज, ये सारे सेम पार्टीज ही हैं सब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको?
अब हम मेन करते हैं, टाइटल को समझते हैं। टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल of a party to the suit has to be seen in light of the subject matter of the suit, the legal rights involved, and also the claims made by the party. Every suit has a particular subject matter and the party to the suit contests the suit in reference to the subject matter in a particular legal capacity. This legal capacity in reference to the subject matter in that suit is the title of that party to the suit. फिर एक लिखो और टाइटल और कॉज ऑफ एक्शन इफेक्ट को समझो। कॉज ऑफ एक्शन तो समझते हो ना? Existence of a right and violation of that legal right. Whenever a suit is filed, there is a particular subject matter of the suit and it has to be examined as to in what legal capacity party has that right and in what legal capacity
he claims the relief for the violation that legal capacity is what is his title to the suit and every distinct legal capacity giving rise to a distinct title gives to a distinct cause of action because for every title the character of the legal right changes even though apparently it may appear to be the same and every distinct cause of action gives him a right to file a distinct suit. The Civil Procedure Code does not bind a does not bind a party to club together all the cause of action in the same suit and hence if the title are different res judicata will not apply because he has a right to file a suit. अब जब मैं अपील का होती है फिर वो भी तो उसी इशू पर दोबारा चैलेंज होगा they are not satisfied वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सूट होती है जो अपील होती है ना वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सूट होती है वो अलग सूट अपील पे अपील अलग नहीं होता वो डिफरेंट डिस्टिंक्ट सूट नहीं होता वो सेम सूट होता है जो कंटिन्यू होता है एक बार केस डिसाइड हो गया
ठीक है, वो केस खत्म हो गया, पर जब अपील उसकी अलाउ हो जाती है ना, तो वो केस दोबारा चल पड़ता है, वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सूट होता है, वो सब्सिक्वेंट सूट नहीं होता। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सूट होता है, सब्सिक्वेंट सूट नहीं कहते उसको। ये हमने टॉपिक ये भी करना है, हमने भी अपील पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये हमने लिखा हुआ ना, देखो अब ये सारे हमने एग्जामिन करने इशू, ये वाला सारे इशू कभी एग्जामिन करने हैं ना, तो उसमें अपील भी हमारा लास्ट टॉपिक जो अपील पे ही है, अपील पे एप्लीकेबल होगा। हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड को एक्स पार्टी को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, कंसेंट डिग्री को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, अबेटेड सूट को माना जाएगा कि नहीं जाएगा, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर को माना जाएगा कि नहीं जाएगा, अपील को माना जाएगा कि नहीं जाएगा। ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा जो आप पूछ रहे हो ना अपील पे, कि अपील जो है उसको उस पर एस का एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, वैसे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आंसर तो यही है कि वो क्वांटिटी ऑफ सूट होता है, पर उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले बाकी समझ लें। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हमने करने हैं, अभी तो हमने इसको इतना ही समझा है। नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट और इशू, ठीक है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन ए फॉर्मल सूट बिटवीन द सेम पार्टीज लिटिगेटिंग सेम टाइटल इन ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई ए सब्सिक्वेंट सूट। अब ये क्या है, ये भी हम समझेंगे। एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, हर्ड एंड फाइनली डिसाइड भी होना चाहिए। अब उसमें ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये भी हमने अभी देखना है। ठीक है, सेक्शन एक बार पढ़ लो, 11 में भी पढ़ लो एक बार। Res judicata, no court shall try any suit or issue in which matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issues has been substantially raised and has been heard and finally decided by such court। ठीक है, इसमें हमने समझ लिया है कि जो बार होगी वो पार्टीज पे नहीं होगी, वो कोर्ट पे है। नो कोर्ट शैल ट्राई, ठीक है, जो बार है वो पार्टीज पे नहीं। अगर आपको इंटरव्यू पूछ लेते हैं या प्री में मेंस में कई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे लिखते हैं कि जो रेस जुडिकाटा की बार है वो पार्टीज पे है, कोर्ट पे है, बोथ और नन। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका? ठीक है, पार्टीज पे है, दूसरा कोर्ट पे है, तीसरा बोथ पार्टीज एंड कोर्ट, नन पार्टी एंड कोर्ट। तो इसका आंसर होगा आपका कोर्ट पे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, फ्रेज क्या, नो कोर्ट शेल ट्राई। यहाँ पे पार्टीज नहीं है, नो पार्टीज शेल ट्राई नहीं है, यहाँ पे नो कोर्ट शेल ट्राई, मतलब कोर्ट ही इनकॉम्पिटेंट है सब्सिक्वेंट सूट को दोबारा सुनने के लिए। फिर ट्राई का मीनिंग क्या होगा? इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना, टेक्निकल मीनिंग लेना। ट्राई का मतलब मीन्स टू टेक एविडेंस ऑन मेरिट्स। एविडेंस ऑन मेरिट्स मतलब होता है हमेशा ट्राई का मतलब जो होता है ना, अगर हम लीगल लैंग्वेज में ट्राई का मतलब समझे, ये ट्रायल का मतलब समझे, तो टेक एविडेंस ऑन मेरिट्स होता है। ठीक है, ऑन मेरिट डिसाइड करना होता है। ऑन मेरिट्स का मतलब क्या होता है? ऑन मेरिट्स का मतलब क्या होता है? बाय टेकिंग एविडेंस, डिसाइड द केस ऑन बाय टेकिंग एविडेंस। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है ऑन मेरिट्स, और ऑन मेरिट्स का मतलब होता है बाय टेकिंग एविडेंस, बाय अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस। हमेशा ट्राई का मीनिंग ये होगा, चाहे क्रिमिनल लॉ हो चाहे सिविल लॉ हो। ट्रायल का मतलब, ट्राई का मतलब लीगल लैंग्वेज में होता है कि ऑन मेरिट्स। ठीक है, ऑन मेरिट्स होगा, और ऑन मेरिट्स का मतलब होता है बाय टेकिंग एविडेंस, पार्टीज को हर्ट सुन के, एविडेंस करके। एविडेंस का मतलब सुनना, पार्टीज को एविडेंस लेने का मतलब तो ये होगा ना कि पार्टीज को सुनना हमेशा, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो। डॉक्यूमेंट सारा कुछ हो गया। एविडेंस का मतलब क्या होगा? एविडेंस में क्या होते हैं? एविडेंस एक्ट में हमने पढ़ा है एविडेंस क्या होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों होते हैं ना, तो सारा कुछ ही आ गया एविडेंस में, सब कुछ ही आ गया, ओरल भी आ गया, डॉक्यूमेंट्री भी आ गया। ठीक है, ट्राई का मीन्स होता है ऑन मेरिट्स, और मेरिट्स का होता है बाय टेकिंग एविडेंस। ठीक है, तो ट्राई का पूरा मीनिंग होगा मीन्स टू टेक्स एविडेंस ऑन मेरिट्स ऑफ द केस। ठीक है, इशू हमने समझ लिया है। इशू का मतलब क्या होता है? अगर एक इशू है, जो अगर अलग अलग 3-4 इशू हैं, सपोज ये 4 नहीं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है इशू। ठीक है, सपोज 4 इशू हैं और 4 में से एक सेम था, 2 वाला सेम था, तो सिर्फ जो है रेसिड्यू 2 पे लगेगी, बाकी पे रेसिड्यू घाटा नहीं होगी। 1, 3 और 4 पे रेसिड्यू घाटा नहीं लगेगी। इनको कोर्ट सुन सकते हैं, सिर्फ 2 को नहीं सुन सकते, क्योंकि 2 जो है पहले डिसाइड हो चुका है। और जो रेसिड्यू घाटा वो इशू पे भी लगती है और सूट पे भी लगती है। सूट होगा अगर तो सारे इशू सेम है तो पूरे सूट पे लग जाएगी। ठीक है, इफ ऑल द इश्यूज आर सेम इन सब्सिक्वेंट एंड फॉर्मर सूट, सब्सिक्वेंट एंड फॉर्मर सूट, सब्सिक्वेंट अगला और फॉर्मर पिछला, then the whole suit is barred under SUD kata. But if some issues are new,
देन ऑल सूट इज नॉट बार्ड, रेस जुडिकाटा सूट पे नहीं लगेगी। ओनली दोज इश्यूज विच आर बार्ड विच आर डिसाइडेड, बट दोज इश्यूज आर नॉट बार्ड विच आर नॉट येट डिसाइडेड इन ए प्रीवियस सूट, और दोज आर न्यू, जो नए हैं उन पे नहीं लगेगी। ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टीज का मतलब है ए और बी, ए ने बी पे किया तो बी ए पे नहीं कर सकता, रेस जुडिकाटा लग जाएगी। ए और बी ने सी पे किया, अब ए और बी पे करे, या पार्टी सेम नहीं है, रेस जुडिकाटा नहीं लगेगी। ठीक है, और a file is sued for possession of house and he succeeded, after that A sold the house to C, after that B files a suit for possession of house। ठीक है, वो सेम टाइटल भी कर रहा है ना, पोजेशन को भी कर रहे हैं। सेम चीज पे कर रहा है। अब डिसाइड हो गया, एक बार डिसाइड कर दिया तो क्या करेगा, अब जो आगे सेल कर दिया है, अगर एक सही टाइटल आगे चला गया है तो फिर वो अब उस पर ये थोड़ा ना, फिर तो अब सी बेचेगा डी को, अब बी फिर डी पे भी केस कर देगा, फिर डी ई को बेचेगा तो ई पे कर देगा, ई मर जाएगा, ई के एलर्स पे आ जाएगा तो फिर बी फिर ई के एलर्स पे कर देगा। वो तो कोई है ही नहीं ना, अंडे नहीं है। जब एक बार डिसाइड हो गया है सेम चीज, अब अगर टाइटल सेम है तो फिर रेस जुडिकाटा लग जाएगा, टाइटल चेंज हो गया। ठीक है, पहले तो कह रहा है कि ए बी पे कर दिया कि जो है ये थ्रू मुझे मिली है, मैं इसको इनहेरिट की है मैंने प्रॉपर्टी। ए ने बी पे केस किया कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का टाइटल जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, कि ये जो था ये मकान था पी का, जो ए का भी फादर था बी का भी था, अब इनहेरिटेंस पे चल रहा है। बाद में बी कह रहा है कि नहीं ओनर है, मैंने जो था ये मकान जो था मैंने परचेज कर लिया था बाद में इसे, ए को मिल गया था, बाप ने तो ए को दे दिया था पर मैंने परचेज कर लिया था। अब अगर ये एज ए ओनरशिप कर रहा है ना तो अब ये बार्ड नहीं होगा, यहाँ पर टाइटल चेंज हो चुका है। अब ये तो हो सकता है ना, हो सकता है ए ने बी ने बाद में ए से परचेज कर लिया हो, केस हार गया हो, उसके बाद उसने ए से परचेज कर लिया हो। यहाँ पे इनहेरिटेंस में कर रहा है तो बाद में वो कह रहा है कि नहीं मैं तो मालिक, मैं तो ओनरशिप पे कर रहा है कि मैंने परचेज कर लिया था ए पे बाद में। अब इसमें इशू चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे इशू क्या बनेंगे, पहले होगा कि वेदर जो था पी जो था ए का फादर जो थे, ए और बी का जो फादर था उसने थ्रू विल दी है या नहीं दी है प्रॉपर्टी, ये सब इशू विल वगैरह हो गए। अब यहाँ पे ये इशू बनेगा कि वेदर बी परचेज द हाउस फ्रॉम ए और नॉट। अब जब सेकंड टाइटल ओनरशिप पे आ रहा है, अब ये एज ए ओनर कर रहा है कि ओनरशिप है, मैं ओनर हूँ, इसलिए सी पे केस कर रहा है कि मैंने तो ए से परचेज कर लिया था। अब ए ने जो सी को मकान बेचा है वो इलीगल बेचा है उसने, क्योंकि मेरे को बेचने के बाद ये तो दोबारा इसको बेच रहा है, तो फिर टीपीए का कुछ सेक्शन टीपीए लग जाएगी कहीं पे, वो टीपीए जब पड़ेगा तो तब हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे वो कहीं कहेगा कि मैंने तो ए से परचेज कर लिया था, बाद में मैं केस हार गया था तो मैंने बाद में परचेज कर लिया था। ठीक है, या फिर मैं किराए पे था मकान के, मैं एज ए टेनेंट था, अब यहाँ पे एज ए टेनेंट कर रहा है, कह रहा केस तो मैं हार गया था पर मैंने उसको एज ए टेनेंट मैंने मकान ले लिया था, अब ये मुझे डिस्पोजेस कर रहा है। मैं टेनेंट तो हूँ ना उसका, मकान मेरा नहीं पर टेनेंट तो हूँ ना मैं। जब बाप ने मेरे ए को दे दिया सारा मकान, मुझे नहीं दिया, तब मैं ए का किराएदार बन गया था, मैं उसको किराया देना शुरू कर दिया था। अब वो कह रहा है कि मैं उसको किराया दे रहा हूँ, ये मुझे कैसे डिस्पोजेस कैसे कर सकता है। तो टाइटल को समझ लेना क्या है, टाइटल क्या है, ये भी हम देखेंगे, वैसे भी हमने करना है, इस पर क्वेश्चंस करने हैं, टाइटल के क्वेश्चंस करेंगे तो तब हमें क्लियर होगा। इसके बाद सेक्शन कितना होगा क्लियर सर? अभी तो ये 11 को पहले क्लियर कर लो, जो सीधा सा 11 का तो प्रिंसिपल, 10 का तो प्रिंसिपल ही ईजी है, सिंपल था, हमने पढ़ा था। ठीक है, 10 में तो हमने सीधा ये केस ही पढ़ा था। ठीक है, राधा देवी वर्सेस दीप नारायण एसपीए अन्ना मलाई चट्टी, कि अगर उस पर रेजिडिकाटा लग रही है, सेक्शन 11 लग रहा है तो सेक्शन 10 भी लगेगा। वो तो सिंपल ही, इसलिए हमें सेक्शन 11 को समझना पड़ेगा पहले। अगर सेक्शन 11 हमें समझ आ गया तो हमें अपने आप ही सेक्शन 10 जो है वो अपने आप ही समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ इसको थोड़ी सी चीज़ें कुछ टर्म समझी है, मेन जो है वो अभी इस पर क्वेश्चंस करेंगे तब हमें ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है।